गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की क्लास में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपन यूनिट जो अपने स्टार्ट करके बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूनिट का आपको नाम भी पता है, चैप्टर का नाम पता है। इसी में जो अपन पढ़ रहे थे तो आपको पता है उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंगक है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ते थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ में आए टॉपिक, और उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा थोड़ा करके आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाए, चैप्टर भी क्लियर हो जाए और सारे टॉपिक भी क्लियर हो, आपको याद भी अच्छे से हो जाए। तो बच्चों, इसी श्रेणी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आपको पता ही जो कौन से टॉपिक अपने चल रहे हैं, है ना। तो इसमें जो कोशिका अंगक की बात चल रही थी, तो उससे जो पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपने स्टार्ट किया था, आपको पता होगा उसके अंदर अपने सूक्ष्म काय या जो माइक्रो बॉडी जो थी उनके बारे में अध्ययन स्टार्ट किया था। जो सूक्ष्म काय होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देंगे। लेकिन मैं एक बार वापस आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करने के हिसाब से बताया है कि सूक्ष्म काय क्या होते हैं, और फिर 1 बाय 1 अपन सूक्ष्म काय जो माइक्रो बॉडीज है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म काय जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा 2 लाइन के रूप में ही वो समाप्त कर रखा है, लेकिन उसके बारे में और 2 लाइन ना पढ़ के पूरा उसके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए कि सूक्ष्म काय एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो जैसे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि आपको जो नीट 2020 का जो पेपर हुआ उसमें एक सूक्ष्म काय संबंधी क्वेश्चन आया है। वो क्या क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एक सूक्ष्म काय संबंधी बिल्कुल सरल जो प्रश्न है वो आया हुआ है। ठीक है, जो 2020 का जो पेपर हुआ नीट का उसके अंदर इससे, हालांकि एनसीईआरटी में कह रहा हूँ 2 लाइन के अंदर वो मामला जो पूरा जो है वो समाप्त कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो अपन बात करेंगे तो उसको पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। आपको पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली सूक्ष्म काय होता क्या है। तो सूक्ष्म काय जैसे बच्चों वो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर भी अपन ने इसके बारे में स्टार्ट किया था, और एक सूक्ष्म काय था स्पीरियोसोम्स था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन भी किया था, जो डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर दूसरा जो सूक्ष्म काय है उसका भी डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस है उसका भी थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा आपको। ठीक है, तो देखो सूक्ष्म काय क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। सूक्ष्म काय एक एकल कलाबद्ध संरचना है। ठीक है, एक सूक्ष्म मतलब छोटी। ठीक है, तो सूक्ष्म काय की बात करें, सूक्ष्म का नाम से क्या होता है, माइक्रो बॉडीज। ठीक है, सूक्ष्म काय की बात करें सबसे पहले अपन आपको पता है सूक्ष्म लिखा है, जिसका मतलब जो संरचना होगी वो किस प्रकार की, वो छोटी संरचना होगी। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें सूक्ष्म काय की, तो ये एकल कलाबद्ध घिरी हुई, जिसे मैं कल वाली बात वापस लेता हूँ थोड़ी सी एक बार। ठीक है, एकल कला से घिरी हुई थैली समान संरचना है, एकल कला से घिरी हुई थैली समान संरचना है। ठीक है, सूक्ष्म काय की बात करें तो एकल कला से घिरी हुई थैली नुमा संरचना। देखो एकल कला ये सिंगल मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। ठीक है, इससे घिरी हुई एक थैली नुमा संरचना है। ठीक है, जिनका निर्माण कहाँ से होता है, मैंने कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका निर्माण किससे होता है, अंतःपटलीय जालिका से होता है। जिनका निर्माण कहाँ से होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म काय का जो निर्माण होता है किससे होता है, अंतःपटलीय जालिका से होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका जो निर्माण मैंने कैसे बताया था आपको कि जो उसकी जो अंतःपटलीय जालिका तो उससे कुटिका के रूप में टूट जाते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम भर जाते हैं, जब ये टूट के एक कुटिका रूप में अलग हो जाते हैं, एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना बन जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म काय। ठीक है, सूक्ष्म काय तो ये क्या होती है, सूक्ष्म काय जब बात करें, सूक्ष्म काय सूक्ष्म है तो छोटी होती है और एकल कलाबद्ध है, एकल झिल्ली से मतलब एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। और थैली समान, देखो थैली से छोटा सा पाउच सा है। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ से होता है, अंतःपटलीय जालिका से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका निर्माण, सूक्ष्म काय का निर्माण कहाँ से होता है बच्चों, या तो एक एक लाइन है, अब तसल्ली से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक एक लाइन आपको यहीं पे याद करनी है। आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज़ें कुछ क्लियर हो रही है, इसलिए ध्यान दो। एक एक लाइन को पढ़ना है, बायोलॉजी को पढ़ना है तो एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन का मतलब और एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो, नीट क्लियर करना चाहते हो तो इसमें, ठीक है, ये किससे बनती है, ईआर से बनता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ईआर अंतःपटलीय जालिका से होता है, जो भी खुद भी एक कलाबद्ध जो कोशिकाएं, एकल कलाबद्ध कोशिकाएं अंतःपटलीय जालिका की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो भी क्या होते हैं, एकल कलाबद्ध कोशिकाएं। तो इसका निर्माण ईआर से होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये जो अपन बात करते हैं सूक्ष्म काय की बात करते हैं, सूक्ष्म काय जो होते हैं बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
सूक्ष्म जो काय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म काय की बात करें, सूक्ष्म काय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्पिरोसोम्स होता है, पहला स्पिरोसोम्स है, दूसरा पेरोक्सिसोम्स है, तीसरा ग्लाइकोसोम्स है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? स्पिरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स। आपको बच्चों याद हो तो कल का जो वीडियो लेक्चर था, तो इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने स्पिरोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। और स्पिरोसोम्स की बात करें तो इसकी खोज डेंजियार्ड पेंडर ने पादप कोशिका में की थी, स्पिरोसोम जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। ये भी अपने क्लियर किया था, वहाँ पे आपको वापस याद दूँ। और स्पिरोसोम्स की बात करें तो बच्चों स्पिरोसोम्स किन में पाया जाता है? स्पिरोसोम्स उनमें पाई जाती है जो पादपों के अंदर जो तेल या वसा संग्रह करने वाली जो कोशिकाएं होती है। जैसे अपन बात करते हैं जैसे जो बीज पत्र होते हैं, मूंगफली के बीज पत्र होते हैं, चाहे सरसों का बीज पत्र हो, चाहे तिल का जो बीज पत्र हो, उनके अंदर ये जो स्पिरोसोम्स होते हैं, मतलब जो वसा का संग्रह करती है, जो तेलीय पदार्थों का संग्रह करती है, उन कोशिकाओं में स्पिरोसोम्स ज्यादा होती है। स्पिरोसोम पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। ये क्लियर लाइन अपन ने कल डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके बाद 2 बच जाते हैं पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम। आज जो डिस्कस करने रहे हैं अपन, तो आज जो अपन जो नेक्स्ट जो अपना जो सूक्ष्म काय है, जो आज का जो सूक्ष्म काय वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आता है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो दूसरा जो सूक्ष्म काय आज अपना, ठीक है, वो है आपको पेरोक्सिसोम्स। अब पेरोक्सिसोम्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। अच्छे से याद करना है, यहीं पे याद करना है आपको, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के दौरान ही आपको याद करना है, ठीक है, लर्न करना है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम क्या होता है, ये दूसरा जो अपना सूक्ष्म काय। तो सबसे पहले अपन बात करनी है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डी ड्यू ने की थी। पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम की खोज की बात करें तो पेरोक्सिसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यू ने की थी। और वहां पर अपन बात करें कि जो स्पिरोसोम्स था उसकी खोज किसने की? डेंजियार्ड पेंडर ने की थी स्पिरोसोम की, तो ठीक है, जैसे आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर इस पेरोक्सिसोम की खोज की बात डी ड्यू ने खोज की थी। किसने की थी? डी ड्यू ने खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी ड्यू ने की थी। किसने की थी बच्चों? डी ड्यू ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? डी ड्यू ने की थी। पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम की खोज की बात करें तो पेरोक्सिसोम की खोज की बात करें तो पेरोक्सिसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यू ने की थी। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों बात करें अपन कि ये क्या होती है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम कहाँ पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरोसोम तो अपन ने बात करी थी कल। स्पिरोसोम जो पादपों की जो वसायुक्त जो कोशिकाएं तो इनमें पाया जाता है, क्लियर थी ये लाइन, वहाँ पे आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। लेकिन पेरोक्सिसोम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म काय है, दूसरा जो सूक्ष्म काय पेरोक्सिसोम है। ये पेरोक्सिसोम कहाँ पाया जाता है? तो पेरोक्सिसोम की बात करें, ये सूक्ष्म गोलाकार संरचना, उसी प्रकार से ये सूक्ष्म होती है गोलाकार संरचना, एकल कलाबद्ध झिल्ली से जो परिबद्ध संरचना है, ठीक है। और अंतःपर्दीय जालिका से बनती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि सारी की सारी सूक्ष्म काय किससे बनती है? अंतःपर्दीय जालिका से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये होगी, ये सूक्ष्म काय है, ये सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, ठीक है ना। ये सूक्ष्म और गोलाकार संरचना है। अब ये पाई कहाँ जाती है, ठीक है। ये पाई कहाँ जाती है बच्चों? ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अपन जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत के अंदर जो संघ होते हैं, उस संघ में सबसे पहला संघ आता है प्रोटोजोआ का, ठीक है, ठीक है। जैसे संघ होते हैं तो अपन 13 जो संघ होते हैं उनके से बनता है प्रोटोजोआ, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, नेमेटोहेलमिन्थेस, ठीक है, निमेटोहेलमिन्थेस हो गया जो संघ हो गया। फिर आती है आपके एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फिर आते हैं हेमिकोडेटा और कोडेटा। इस प्रकार से ये जो संघ होते हैं उनमें जो सबसे पहला जो संघ आता है वो आता है प्रोटोजोआ। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ को छोड़कर ये सभी जंतुओं में लगभग पाया जाता है। पेरोक्सिसोम की बात करते हैं तो ये प्रोटोजोआ के अतिरिक्त, मतलब प्रोटोजोआ के अतिरिक्त मतलब प्रोटोजोआ को छोड़कर, है ना, प्रोटोजोआ को छोड़कर और जो ऊपर के जो संघ के जंतु है उनमें ये पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें कि जंतु में कहाँ पाया जाता है, जो जंतु होते हैं, जो विकसित प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें कहाँ पाया जाता है? उनके अंदर यकृत और जो वक्र की कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतुओं की यकृत या वक्र कोशिकाओं में,
पाया जाता है। जंतुओं की यकृत और वक्र कोशिकाओं में पाया जाता है। अब जंतुओं की यकृत और वक्र कोशिका में क्यों पाया जाता है, तो आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ कि आपने को टेबलेट की बात करते हैं या एल्कोहल की बात करते हैं, मानो वो ज़्यादा एल्कोहल लेते कहते हैं लीवर खराब हो जाता है। यदि आप उनको टेबलेट का पत्ता उठा के देखोगे तो इट्स में कॉज लीवर डैमेज, ठीक है, हाई डोज में कॉज लीवर डैमेज। आप कोई पत्ता उठा के देखोगे जो टेबलेट का जो पत्ता आता है उस पर पीछे लिखा रहता है, तो लीवर का नाम क्यों लिखते हैं और किसी का दूसरा क्यों नहीं लिखते हैं? लीवर इसलिए लिखते हैं बच्चों, क्योंकि लीवर ही क्या करता है, जो ड्रग्स होती है उसको तोड़ के शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। उसका जो अपन उपापचय होता है, जो कोई भी दवा लेते हैं उसका जो उपापचय होता है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसका मतलब उसको कम विषैले उसमें पदार्थ में तोड़कर शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है और वक्र करता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कार्य वक्र करेगा और उसको तोड़ने का कार्य कौन करेगा? यकृत करेगा। तो इसमें जैसे अपन बात करें तो ये कार्य कौन करता है? ये करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये सबसे ज्यादा तोड़ने का कार्य होता है परोक्सोम में होता है, ये क्या करता है? ये तोड़ने का कार्य करता है। जैसे परोक्सोम की बात करें, जो परोक्सिसोम है, ठीक है, ये परोक्सिसोम में क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? तोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो तोड़ने का कार्य ये परोक्सोम में करते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए ये जो ज्यादा होती है, इनकी जो मात्रा होती है वो इन यकृत और वक्र कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ सभी पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, अपने बाकी सूक्ष्म गोलाकार संरचना है जो प्रोटोजोआ जंतुओं के प्रोटोजोआ के अतिरिक्त सभी जंतुओं में यकृत और वक्र कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और साथ साथ ही सभी पादप कोशिकाओं में जो होते हैं ये प्रोटोसोम होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। सभी पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ये होगी, ये लाइन आपको याद होगी हुई, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें जो आती है कि इसका और कहाँ रोल होता है। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिकाओं में कहाँ पाए जाएंगे? चलो अपन ने जंतु कोशिका की बात कर लिया, उसके जंतु कोशिका में जो है जो यकृत और वक्र कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आप आगे पूछते हुए पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या उत्तर देना है, उसका ध्यान देना कि प्रकाश से शोषण करने वाले पादपों में, ठीक है, प्रकाश से शोषण करने वाले पादपों में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं बहुतायत से मिलते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन होता है जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये प्रकाश से शोषण, फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में शोषण, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जो शोषण होता है, ठीक है, जो शोषण क्रिया जो होती रहती है, नॉर्मल अपन बात करते हैं, जो शोषण क्रिया होती रहती है, प्रकाश की उपस्थिति में जो शोषण होता है प्रकाश शोषण कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन उपस्थिति में होगी, ठीक है, और उसके अंदर कुछ विनिष्टकारी जो पदार्थ होते हैं जो यूजफुल या उपयोगी नहीं होते, वो पदार्थ ही बनते हैं इसमें। तो ये क्या होता है, जो अपन बात करते हैं प्रकाश शोषण करने वाले पादप है, प्रकाश से शोषण मतलब याद रखो फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश से शोषण करने वाला जो पादप है, तो प्रकाश शोषण करने वाले पादपों की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं और जो प्रकाश ये शोषण भी करती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वहाँ पर और वहीं पे क्या, और प्रकाश शोषण क्रिया तो उनमें ये क्या होता है, बहुतायत से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। याद रखना, ज़्यादा प्रकाश शोषण की क्रिया के अंदर परोक्सोम भाग लेता है। एक बात यहाँ पर पकड़ दो मेरी, कि आपको पूछ ले कि क्या मतलब है, प्रकाश शोषण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। प्रकाश शोषण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। प्रकाश शोषण क्या होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे, लिखता याद रखो, प्रकाश की उपस्थिति में जो शोषण होता है, ठीक है। और ये जो अतिरिक्त शोषण होता है, जो नॉर्मल जो शोषण होता है, जो साधारण जो शोषण उसके अतिरिक्त जो शोषण होता है, ये प्रक्रिया है प्रकाश शोषण। तो ये प्रकाश शोषण करने वाले ये प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में बहुतायत से मिलता है। इसका इनमें ऑक्सीडेज तथा कैटलेज प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखना, ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन करने वाले, ठीक है, और कैटलेज प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो विघटन करते हैं, विघटनकारी एंजाइम है, ठीक है। कोई पदार्थ उसको तोड़ देते हैं, सरल तत्वों में तोड़ देते हैं। कोई जटिल पदार्थ है, कोई विषैला पदार्थ है, उसको सरल तत्वों में तोड़ देते हैं, ठीक। कोई जटिल पदार्थ है, कोई विषैला पदार्थ है, उसको किसमें, सरल तत्वों में तोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीडेज तथा कैटलेज प्रकृति के एंजाइम पाते हैं। इसमें ऑक्सीडेज तथा कैटलेज प्रकृति के एंजाइम में पाए जाते हैं, ठीक है, एंजाइम भरते हैं जो लाइसोसोम के समान क्रियाविधि प्रदर्शित है। लाइसोसोम के साथ अपने पता लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। 50 से अधिक प्रकार पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, पाचन कार्य करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होते हैं, जो इसकी वेसिकल्स के अंदर क्या भरते हैं, ऑक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम भरते हैं, ठीक है।
ऑक्सीडेज कैटेलेज। ऑक्सीडेज तक कैटेलेज एंजाइम होते हैं, ये भरे हुए इसमें रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, विघटन करते हैं। कोई भी विषैला पदार्थ होता है, विषैले पदार्थ का विघटन करते हैं। विषैले पदार्थ का क्या करते हैं, ये विघटन करते हैं। विषैले पदार्थ का ये विघटन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कार्य की बात करते हैं। कार्य की बात करें मैं, कार्य क्या क्या है इसके, जो अपन बात करें कि जो परोक्ष सोम है उसके कार्य क्या क्या है। परोक्ष सोम के कार्य क्या क्या है, तो परोक्ष सोम के कार्य देखो क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाला अंग है, ठीक है। तो सूक्ष्म कार्य होता है परोक्ष सोम, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, पहली बात। तो यहाँ पर दूसरी बात यह ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग ली इसके साथ साथ और कौन कौन लेता है, प्रकाश संश्लेषण इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और ये परोक्ष सोम, तीनों ही संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपको अभी ये समझ लो कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रक्रिया होती है, उसके अंदर तीनों ही ये जो अंगक है भाग लेते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और परोक्ष सोम, ठीक है। MCO, ठीक है। M माइटोकॉन्ड्रिया, C क्लोरोप्लास्ट और MCP परोक्ष सोम, ठीक है। परोक्ष सोम तीनों MCP, ठीक है। जैसे या CMP किस प्रकार से इनका फंडा बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेटर को लेके इस प्रकार से CMP, ठीक है। इस प्रकार से CMP या MCP किस प्रकार से इनका फंडा बना, लेकिन ये याद रखना तीनों ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परोक्ष सोम तीनों ही संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है इसमें तीनों ही संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताइए जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बताने की कोशिश की है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा परोक्ष सोम तीनों ही संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। तीनों ही क्या करते हैं इसमें संयुक्त रूप से, मतलब तीनों ही इस क्रिया में भाग लेते हैं। ये क्लियर है, एक लाइन का बात ध्यान रखना कि अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर चाहे अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, हरित लवक और परोक्ष सोम तीनों संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, तीनों संयुक्त रूप से इसमें प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किसमें, प्रकाशीय संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला आता है जंतु कोशिकाओं वसा उपपचय कार्य करते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में अपन बात करते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, यकृत और वोकर के अंदर पाए जाते हैं। तो पता है यकृत के अंदर जो फैट होता है उसका मेटाबॉलिज्म उपपचय होता है। तो ये क्या करते हैं, जंतु कोशिकाओं वसा का उपपचय। उपपचय का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना, सरल तत्वों में तोड़ना, है ना। तो उपपचय का मतलब क्या होता है, उसको सरल तत्वों में तोड़ के उसे ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा कार्य क्या होता है, याद रखना आपको, ये जंतु कोशिकाओं में वसा उपपचय कार्य करते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में क्या करते हैं बच्चों, वसा उपपचय का कार्य करते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये वसा उपपचय का कार्य करते हैं, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में ये क्या करेंगे, जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो करेंगे, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया कि वसा उपपचय का मतलब क्या है, वसा को सरल तत्वों में तोड़ना, ठीक है। वसा का अपघटन करना और वसा का अपघटन करके उसे ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा क्या होती है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में काम आ जाती है। इनमें उपस्थित कैटलेज, जैसे अपन बात किया, इसमें दो प्रकार के एंजाइम ऑक्सीडेज और कैटलेज प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो इसमें उपस्थित जो कैटलेज एंजाइम उपपचय क्रिया में उत्पन्न H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को विघटित करते हैं, याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। H2O2 क्या होता है बच्चों, ये विषैली प्रकृति का होता है, ठीक है। H2O2 क्या होता है, ये ऑक्सीकारी प्रकृति का होता है। ये कोई भी कोशिका को ऑक्सीकरण करके उसको नष्ट कर सकता है, ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही विषैली प्रकृति का होता है, ये ऑक्सीकारी प्रकृति का होता है। तो ये क्या करते हैं, जो परोक्सोम्स है इसको H2O2 को, ठीक है, जल और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसको मतलब सरल तत्वों में इसको तोड़ देंगे, इसका विषाक्त प्रभाव उसको, या इसकी जो ऑक्सीकारी प्रवृत्ति उसको नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो शरीर की कोशिकाएं होती है इनके लिए घातक नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
रोल है इसका कि परोक्सोम, परऑक्सीसोम्स, ठीक है, परोक्सीसोम्स, इसका परोक्सोम क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 है, इसका क्या कहता है, उपापचय क्रिया में जो उत्पन्न होता है तो इसका विघटन कर देते हैं। मतलब कोई क्रिया उसके अंदर H2O2 बन गया तो ये क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है, H2O2 का ये विघटन कर देंगे। विघटन से क्या होता है कि ये जो होगा जल और ऑक्सीजन छूट जाएगा, जिससे क्या होता है इसका जो विषैला प्रभाव होगा, इसकी ऑक्सीकारी प्रवृत्ति होगी वो खत्म हो जाएगी और ये कोशिकाओं के लिए हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है कोशिका द्रव्य में जो अन्य विषैले पदार्थ की बात है, जिसे अपन बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में और भी कोई विषैले पदार्थ आ जाते हैं या उपापचय क्रिया के दौरान बन जाते हैं तो उनका भी अपघटन करते हैं, उनके विषाक्त प्रभाव को भी खत्म कर देते हैं। मतलब उनको भी अपघटन मतलब तोड़ देंगे, उनको तोड़ के सरल तत्वों में तोड़ देंगे। सरल तत्वों में तोड़ने के बाद क्या होता है, उनका जो विषैला प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसके विषैले पदार्थ के प्रभाव को भी कम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो अन्य बाकी कोशिकाओं जो अन्य भी जो विषैले पदार्थ बन जाते हैं कोई क्रिया के दौरान उनके प्रभाव को भी खत्म कर देते हैं। तो बच्चों आज की जो कक्षा के अंदर अपने छोटा सा पढ़ा है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो लाइन से पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें इसमें बता नहीं लिखी है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बताई है। सूक्ष्म काय क्या होता है और दूसरा जो सूक्ष्म काय उसकी परोक्सोम्स होता है उसकी डिस्कस की अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक बार वापस रिवाइज करके सूक्ष्म काय को, और तीसरा जो ग्लाइसोम उसके बारे में डिस्कस करूंगा ताकि अपन आपके सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जितना भी छोटा छोटा वो आपके सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करना या मैसेज करना, ठीक है। तो उसमें मैसेज करके बताना और भी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। और तो ये था आपके परोक्सीसोम की बात थी। और परोक्सोम है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म काय था दूसरा प्रकार का, ये पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों पाया जाता है, याद रखना। और स्पिरोसोम था वो केवल किसमें, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये जंतु कोशिकाओं में तो भक्ष्य कोशिकाओं में पाया जाता है जो विघटन का जो विषैले पदार्थ विघटन कार्य करती है, और पादप कोशिकाओं में सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जो बहुता है जो वहाँ पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है कोशिका उनमें पाया जाता है। और ये इनके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ये क्या हो गए बच्चों, इनके सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो बच्चों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। लाइन टू लाइन समझ में आई होगी, कोई विशेष की बात नहीं। ये एंजाइम के नाम है जो विघटन करने वाले एंजाइम है, ठीक है, उनका ये नाम है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना बहुत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी आप घर पे अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे से अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दो, ये जो छोटे छोटे टॉपिक करें इनके अच्छे सुंदर से नोट्स बनाओ, ठीक है। और हालांकि ये जो चीज़ें एनसीईआरटी नहीं देती ये इनको आप बोर्ड पे देख के, जैसे मैंने बताया आपको टाइम दिया, ऐसे कैसे आप इनको उतारो, ठीक है, ऐसे कैसे आप इनको लिखो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तो इनको आप यहाँ से नोट्स बनाओ कि शॉर्ट्स और स्वीट नोट्स मैंने बना लिया है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों। आगे कक्षा के अंदर अपन दूसरा जो वीडियो लेक्चर हो उसमें आगे का जो टॉपिक को पढ़ेंगे।